Good morning, students. In this lecture, we will discuss the question number 86 to 106 of MPPSC Scientific Officer Exam 2013, paper Physics. The subject area covered under this lecture will be from electronics part. So, let us start this. First question number 86. The current density J0 of electrons through any conductor carrying current is given by. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी चालक से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होती है जिसे J0 कहा गया है उसको हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होता है J इक्वल्स टू एन ई वी डी, जहाँ पर वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज़ ए वेरी जनरल थिंग। और जब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चार्ज जितने भी होते हैं इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल, उनके ऊपर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम एम ए इक्वल टू ई इंटू ई से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम आएगा। न्यूटन्स की इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। और इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि v जीरो जो है इनिशियल वेलोसिटी है। हम जानते हैं कि चार्ज कैरियर्स की आपस में कोलिजन होती रहती है, तो जस्ट कोलिजन के बाद में अगर किसी चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है वो v जीरो है और अगली कोलिजन जो है वो t टाइम में होगी, पाथ होगी, तो t टाइम के दौरान जो चार्ज पार्टिकल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में कितना वेलोसिटी गेन करेगा वो दिया जाएगा a इंटू टी से। तो गेन इन वेलोसिटी ड्यूरिंग टी टाइम इज गिवन बाय a इंटू टी, और ये a इंटू टी इज इक्वल्स टू v। इसको हम लिख सकते हैं E कैपिटल ई टी डिवाइड बाय m, क्योंकि a हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। इस v को हम वी डी से रिप्लेस कर सकते हैं यदि टाइम t जो है वो एवरेज टाइम हो बहुत सारी ऐसी टक्करों में लगने वाले समय का, जिसको कि हम बोलते हैं कोलिजन टाइम या एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू हमको निकल जाएगी और वी डी की वैल्यू जैसी ही आएगी उसको हम जे इक्वल टू एन ई इंटू वी डी में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई डिवाइड बाय एम। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो m होता है ये मोस्टली इफेक्टिव मास होता है, न कि एक्चुअल मास। सो बाय दिस डिस्कशन एंड लुकिंग एट द ऑप्शंस की जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारा 86 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें तो द करंट आई इन द गिवन सर्किट शोन बिलो एज्यूम दैट द डायोड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जिसका नी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट है एंड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टू बी 0। तब इसमें किस तरीके से जो करंट है वो कितना फ्लो होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। एक तो डायग्राम आप देख लीजिए, एक तरफ बैटरी लगी हुई है 24 वोल्ट की, एक तरफ लगी हुई है 6 वोल्ट की। दोनों की पोलैरिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, लंबी लाइन खींची हुई है देख सकते हैं आप, और इधर ये टर्मिनल वापस पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल पर है, लंबी लाइन खींची हुई है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों एक ही तरफ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब किरचॉफ के नियम को अप्लाई करेंगे तो अगर 24 वोल्ट को हम प्लस लेंगे तो 6 वोल्ट को हमें माइनस लेना पड़ेगा। या यूं कहें कि 24 वोल्ट जो है 6 वोल्ट को ओवरकम करने का काम करेगा।
आगे हम देखें तो यहाँ पर दो डायोड्स लगे हुए हैं D1 और D2। दोनों ही डायोड्स जो है सिलिकॉन के हैं, जिसमें जो नी वोल्टेज है यानी कि मिनिमम वोल्टेज जो जिसके अप्लाई करें हम तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर बाहर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, यानी कि ये 0.7 वोल्ट भी 6 वोल्ट की ही दिशा में लगेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये 6 वोल्ट की ही दिशा में लगेगा इस डायोड के लिए, और इस डायोड के लिए लगेगा 24 वोल्ट की दिशा में। फिर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3K ओम का, तो हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डायोड जो है आपका कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि 24 वोल्ट के लिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। और ये वाला जो डायोड है आपका, ये वाला डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा इसके पीछे कारण ये है कि आपका इस सिरे से 24 वोल्ट लग रहा है और इस सिरे से 6 वोल्ट लग रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो चाहे कितना भी हो जाए, यहाँ जो अवेलेबल पोटेंशियल रहेगा वो 6 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। ये अर्थात ये जो आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायोड है हमेशा ओपन सर्किट में रहेगा, ये किसी तरह का कंडक्शन नहीं करेगा। तो जो करंट फ्लो होगा उसके लिए हम किरचॉफ्स के नियम को अगर यहाँ पर लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से लगेगा कि आपका जो चलिए दूसरे पेज पर कर लेते हैं, थोड़ा ब्लिंक कर रहा है ये। 24 वोल्ट आपको दिया हुआ है, 24 वोल्ट प्लस इस वोल्टेज की वजह से रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो होके जाएगा, तो कुछ वोल्टेज जो है ड्रॉप यहाँ पर होगा। तो ये ड्रॉप होगा आपका माइनस आई इंटू आर के बराबर। फिर कुछ ड्रॉप यहाँ पर होगा डायोड D1 के टर्म्स पर, तो ये होगा 0.7 वोल्ट माइनस साइन के साथ में, प्लस 6 वोल्ट की जो ये बैटरी लगी हुई है ये अपोजिट सेम पोलरिटी है इसकी, जो कि 24 वोल्ट बैटरी की है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों एक दूसरे के, इसलिए ये माइनस साइन के साथ में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल I इंटू आर बन रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 6 को माइनस किया 24 में से तो 18 और 17.3 वोल्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। और इस तरह से अगर हम यहाँ से I को कैलकुलेट करते हैं तो I इक्वल टू हमारा आता है 17.3 डिवाइडेड बाय 3000 ओम। तो ये कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं 17.3 डिवाइड बाय 3000 ओम, तो हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो आता है 5.76 मिली एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू आएगा आपका 5.76 मिली एम्पियर। और अब जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन 5.76 ला रहा है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 88 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे कि जो जंक्शन डायोड की डिप्लेशन लेयर का रीजन है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा वो ठीक उसी तरह से हम
ले सकते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर भी अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो x है, तो इस x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, बस ये ज़रूर है कि इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आयंस वगैरह को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उनकी डोपिंग डेंसिटी कितनी है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो डिस्टेंस पर ये 1/x के प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद में नंबर 89 की बात करते हैं हम। ए ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन ए क्विसेंट स्टेट व्हेन इट इज अनबायस्ड, नो करंट फ्लो थ्रू इट, नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट, एमीटर जंक्शन इज जस्ट बायस्ड इक्वल टू कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजिशन की क्विसेंट स्टेट के बारे में पूछा गया है। क्विसेंट स्टेट के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट की बुक है बॉयल स्टेट की, उसको आप अच्छे से पढ़ें। काफ़ी आसान बुक है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं, तो ये टॉपिक आप डिटेल में वहाँ से कवर करें और नोट्स बना लें अपने। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक एम्पलीफायर है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर इसके कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इसको हम बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो इस पर एक लोड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। लोड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको जब क्यू पॉइंट की बात करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पर भी हमारा मान लीजिए कि हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जिस पर कि जो एम्पलीफायर है हमारा, इस पॉइंट पर आपका स्टेबल रहता है, उसमें किसी तरह का स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये यहाँ पर आपका वो पॉइंट है। इस पॉइंट की विशेषताएं क्या होगी कि इस पॉइंट का कुछ वोल्टेज होगा यहाँ पर, इस पॉइंट का कुछ करंट होगा, और ये पॉइंट कितने जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते समय हमको वोल्टेज करंट फिक्स रखने होते हैं, वो वैल्यूज़ क्या रखनी है, उनके लिए क्यू पॉइंट डिफाइन होगा यहाँ पर। तो इसमें आपको इस क्यू पॉइंट को तभी आप बता पाएंगे जबकि आप एक तो सर्किट को बाइसिंग में रखेंगे। बाइसिंग से हमारा मतलब है कि कुछ न कुछ इनपुट वोल्टेज और करंट इसको रहेगा, अदरवाइज ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये अनबायस्ड तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद में नो करंट फ्लो थ्रू इट, नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है पॉइंट कुछ न कुछ करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट भी फ्लो होगा ट्रांजिस्टर के थ्रू। उसके बाद में एमीटर जंक्शन इज जस्ट बायस्ड इक्वल टू कलेक्टर जंक्शन, तो ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि बाइसिंग जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपीएन टाइप का है। तो एमीटर जंक्शन इज जस्ट बायस्ड इक्वल टू कलेक्टर बायस्ड, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बचता है, नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट। तो क्वेश्चन पॉइंट जब हम डिफाइन करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक जो डीसी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए डिफाइन करते हैं, और इस क्यू पॉइंट के ध्यान में रखते हुए ही हम एम्पलीफायर के लिए इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर को देते हैं, जिससे कि एम्पलीफायर के जो सिग्नल जब एम्पलीफाइड होंगे तो वो इस ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर जो कैरी करने की कैपेसिटी है उससे बाहर नहीं जाएं, और साथ ही ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में भी नहीं रन करे और सैचुरेशन रीजन में भी रन नहीं करे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो क्यू पॉइंट होता है वो बेसिकली दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो
ये नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट, यानी किसी तरह का सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए हमने जब नहीं दिया है और उससे पहले क्यू पॉइंट को हमको डिसाइड करना होता है, तो क्यू पॉइंट विदाउट एनी सिग्नल डिसाइड होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। इसमें और डिटेल पढ़ने के लिए कि क्यू पॉइंट क्या होता है, लोड लाइन क्या होता है, इसको किस तरह से हम किसी ट्रांजिस्टर या किसी डायोड या किसी एम्पलीफायर के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सारा डिटेल जो है आपको मैं अपने बुक का नाम बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, बॉयल स्टेट, रॉबर्ट बॉयल स्टेट की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए, इसमें आपको डिटेल मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर है द पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग के बारे में हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम बना देते हैं जिससे कि आपको दिमाग में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग क्या होती है। बहुत ही रफ स्केच में यहाँ पर बना रहा हूँ, कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करूँगा। मान लीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर है और ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आर सी, ये है आपका आर ई, और यहाँ पे हमने एक वी सी सी बैटरी दिया है। यहाँ से आपका यहाँ जो रीजन है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है आपका R2, और ये ग्राउंडेड है, और यहाँ पर भी ये ग्राउंडेड है। तो ये जो आपका नेटवर्क कहलाता है R1 और R2 का कॉम्बिनेशन, ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है। तो बाइसिंग एक्चुअली की क्यों जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही बाइसिंग का यूज़ आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर जब कॉमन एमीटर मोड में काम में लिया जाता है, ये कॉमन एमीटर मोड होता है, नॉर्मली एनपीएन ट्रांजिस्टर टाइप होता है ज़्यादातर। तो कॉमन कॉमन एमीटर मोड में जब ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है, तो इसका जो गेन पैरामीटर होता है बीटा, ये गेन पैरामीटर बीटा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर से। ओके, तो हमको क्या करना रहता है कि जब ये ट्रांजिस्टर को अगर हम बाइसिंग नहीं देते हैं, तो जब ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है तो बिना बाइसिंग के इसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, और टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने से इसका गेन जो है अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार हम फीडबैक उसको देते रहते हैं, तो सिग्नल जो है अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता रहता है, और जो कि ट्रांजिस्टर के लिए ठीक नहीं होता है। वो अपनी उस मैक्सिमम पावर कैपेसिटी से ज़्यादा सिग्नल निकल सकता है और ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है। साथ ही साथ में आपका जो क्यू पॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी के साथ में भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इसलिए यहाँ पर R1 और R2 का ये जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपका वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का काम करता है, और इसका एक ही पर्पस होता है कि जो भी आपका गेन है अ, उसको कांस्टेंट रखना, जो बीटा है आपका उसको कांस्टेंट रखना, या जो भी ओवरऑल गेन होता है आफ्टर फीडबैक, उस ओवरऑल गेन आफ्टर फीडबैक को अ, जो ट्रांजिस्टर का गेन है सिंगल विदाउट फीडबैक गेन है, उससे फ्री कर देना, उससे फ्री कर देना, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो गेन पैरामीटर होता है उसके ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करे ओवरऑल गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, या एक तरह से हम कहें कि आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इसको फ्री करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी सही है, टू मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा यानी कि बीटा से इसको फ्री कर देना, जो गेन है बीटा उससे फ्री कर देना, जिससे कि ऑपरेटिंग पॉइंट आपका स्टेबल बना रहे ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 है आपका यहाँ पर, ये कैसे होगा इंडिपेंडेंट, इसका भी डिटेल जो है आपको बॉयल स्टेट की बुक में मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से ये किया जाता है। उसके बाद में 91
क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि ए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन बिलो नेग्लेक्टिंग द VBE द एमीटर करंट विल बी। तो VBE से हमारा मतलब क्या है, ये आपका बेस हुआ, ये आपका एमीटर हुआ। तो इन दोनों के बीच में, इस जंक्शन के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में जो जंक्शन होगी आपकी, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहलाएगा VBE। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया गया है कि हमको नेग्लेक्ट करके चलना है, यानी कि हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है जंक्शन के यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ वोल्टेशियल डिवाइडर सर्किट हमारा दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस 1 किलो ओम रजिस्टेंस, दैट मीन्स एमीटर करंट हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है इसको देखने के लिए हमारे पास में एक कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगी, और वो वोल्टेज होगा V इज इक्वस टू, जो कैलकुलेशन है हमारा वो ये कहता है V इज इक्वस टू जो रजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, वो 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय 7K प्लस 2K, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे का 18 वोल्ट के साथ में। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ये आपको वोल्टेज की वैल्यू देगा कि इस पॉइंट पर वोल्टेज आपका कितना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका है डिवाइड बाय में 9K हो रहा है, तो 18 डिवाइड बाय 9 यानी कि 2, तो K से K की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और 9 इंटू 18, तो ये होगा 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट यहाँ पर ये हो जाएगा, 4 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ पर 4 वोल्ट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वस टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अवेलेबल होगा, पोटेंशियल अवेलेबल होगा, वो 4 वोल्ट होगा, और यही 4 वोल्ट जो है आपका इस लूप के अंदर, अगर हम इसको एक लूप की तरह कंसीडर करें तो यहाँ पर लगेगा। अब चूंकि हमने वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया है, तो ये लूप के अंदर ये वाला रेजिस्टेंस अब काउंट में नहीं आएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ हम इस लूप के अंदर यहाँ से ग्राउंड, बस यही हमारा लूप होगा। तो इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे करंट की, तो हमारा जो ये 4 वोल्ट पोटेंशियल लग रहा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। VBE ऑलरेडी नेग्लेक्ट करके चलना है, तो ये होगा आपका इक्वल टू I इंटू RE, जहाँ RE जो है ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, इसको हमने RE दिया है क्योंकि ये एमीटर लगा हुआ है, तो ये एमीटर रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से I इक्वल टू कैलकुलेट होगा, वो आ जाएगा रिजल्ट आपका 4 मिली एम्पियर। तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा 4 मिली एम्पियर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना कैसे आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 1000 होगा ये, तो 1000 को हम इसको 4 मिली एम्पियर में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से सही है। तो ये आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का वो है 4 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी। उसके बाद में 92 है, फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट द इनपुट इम्पीडेंस इज। तो ये भी आपको बॉयल स्टेट की बुक में क्लियरली मिल जाएगा, एच पैरामीटर्स का यूज़ करके किस तरह से सर्किट का एनालिसिस किया जाता है। तो वहाँ पर यू विल सी दैट कि जो जेड इन आएगा वो इक्वल टू होगा HIE माइनस HRE डिवाइड बाय HOE प्लस 1 डिवाइड बाय RL, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। कहाँ से आ रहे हैं फार्मूले, ये डिटेल कैलकुलेशन आपको, डिटेल सॉल्यूशन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ कहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसका किस तरह से
लॉजिक अगर किसी में कुछ लग रहा है तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ योर रेगुलर थ्योरी क्लासेस। ये आपका रोज जो थ्योरी क्लासेस आपकी होती है उसी का हिस्सा होगा, तो इसमें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है कि द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज JFET है ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ए यूनिपोलर डिवाइस, ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस या बोथ बी एंड सी। तो इसका अगर आपने JFET बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा कि क्या है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिपोलर जंक्शन यानी कि कितने टाइप के चार्ज कैरियर इसमें भाग लेते हैं। तो हमने देखा है कि इसमें P चैनल और N चैनल दो टाइप के चैनल होते हैं फेट में। N चैनल में जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, और P चैनल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ होल्स कंडक्ट करते हैं। यानी कि जो BJT टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का चार्ज कैरियर या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स कंडक्ट करेंगे, इसलिए ये एक तो यूनिपोलर डिवाइस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उसके बाद में आपने अगर इसके VI कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें किस किस के बीच में बनते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके बनते हैं आपके वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में, और करंट जो ड्रेन करंट है ID उसका हम मेजरमेंट करते हैं वाइल कीपिंग VGS कांस्टेंट। ठीक है, VGS कांस्टेंट यानी कि जो ड्रेन करंट है, जो चैनल से करंट फ्लो होगा N चैनल या P चैनल जैसा भी आपका फेट है, वो कंट्रोल्ड होगा आपका VGS वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो चूंकि ये करंट आपका वोल्टेज से कंट्रोल होगा, VGS की वैल्यू बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, VGS की वैल्यू घटने पर करंट घटेगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये एक तो यूनिपोलर डिवाइस भी है और एक ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस भी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द UJT। तो UJT जो है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, ये FET से डिफरेंट होते हैं, और इनके बारे में भी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर की देखें तो ये बाइलेटरल कंडक्शन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UJT। बाकी सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, नेगेटिव रेजिस्टेंस और पीक पॉइंट वोल्टेज। इसके बारे में भी डिटेल आपको मिल जाएगी। बॉयल स्टेट की जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की, उसमें आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। परचेस कर लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं है ये किताब, आपको अच्छी किताब है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95। A certain operational amplifier has bias current of 50 microampere and 49.3 microampere. The input offset current is। तो जो इनपुट ऑफसेट करंट की कैलकुलेशन की जाती है वो नॉर्मली बाइसिंग करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी से की जाती है। इनपुट ऑफसेट करंट इज इक्वल्स टू आई प्लस माइनस आई माइनस। तो आई प्लस यानी कि 50 माइक्रो एम्पियर माइनस 49.3 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 0.7 माइक्रो एम्पियर। और इसी को अगर हम 700 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए ये माइक्रो एम्पियर और 3 जो है 1000 नीचे भी है यहाँ पर। तो आपको दिक्कत नहीं हो, मैं पूरी कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 7
नॉट, दिस इज 700 ओनली, नॉट 7000, 700 ओनली। तो 700 और माइक्रो एम्पियर और 3 माइनस यहाँ से आएगा तो इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर ये हो जाएगा। और 10⁻⁻9 एम्पियर को हम नैनो एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। इसके बाद में हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 95 है हमारा, उसकी सॉरी क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि फॉर ए स्टेप इनपुट द आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर इज। तो ये भी जब हम इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इंटीग्रेटर को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमारा जो इनपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दिया जाने वाला एज, जब उसको कि हम एज ए इंटीग्रेटर यूज़ कर रहे हैं वो स्टेप टाइप का है यानी कि स्क्वायर टाइप का है, तो जो आउटपुट होता है वो इसका रैंप टाइप का आता है। तो आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर इज ऑफ रैंप टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 96 सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका थ्योरी क्लासेस का पार्ट है और ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी बॉयल स्टेट की बुक में एज इट इज़। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत सी नई कंसेप्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन स्पेसिफिक कंसेप्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और बुक जो है वो कंसिस्टेंटली लिखी हुई गई है बुक, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, मेरे ख्याल से आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 को मैं स्किप कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 98 ये पूछ रहा है कि फॉर ए मोड 16 सिंक्रोनस काउंटर इफ प्रोपगेशन डिले टाइम फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप इज 50 नैनोसेकंड एंड टीपीडी फॉर ईच एंड गेट इज 20 nanosecond, then maximum frequency f max that can be used is। तो यहाँ पर क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर दिया हुआ है, पहला तो ये कि मोड 16 काउंटर दिया हुआ है यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप की इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चूँकि सिंक्रोनस टाइप का काउंटर है इसलिए इसमें एक ही सिंगल क्लॉक में आपके जो चारों फ्लिप फ्लॉप हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो टाइम डिले दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप्स के लिए प्रोपोगेशन टाइम 50 नैनोसेकंड, वो एक पल्स में चारों ही फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए हमें सभी के लिए अलग अलग प्रोपोगेशन डिले टाइम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चारों ही फ्लिप फ्लॉप का मिला के प्रोपोगेशन टाइम यहाँ पर 50 नैनोसेकंड रहेगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्रोपोगेशन डिले टाइम है वो फ्लिप फ्लॉप की संख्या से इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन नैनो टाइम 50 नैनो सेकेंड है और साथ में एंड गेट, दो एंड गेट की ज़रूरत हमको इसमें पड़ेगी। तो दोनों ही एंड गेट में भी एक साथ रेस्पॉन्स होता है, इसलिए यहाँ पर भी जो 20 नैनो सेकेंड का एडिशनल है वो जुड़ जाएगा 50 नैनो सेकेंड के साथ में। तो इस तरह से टोटल 70 नैनो सेकेंड का डिले टाइम आएगा। और ये जो डिले टाइम है इसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी कि 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 70 नैनोमीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.3 मेगाहर्ट्ज। तो 98 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। आपको इसमें बस इतना ध्यान लगाना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है और किस टाइप का ये काउंटर है। सिंक्रोनस टाइप में चाहे कितने भी फ्लिप फ्लॉप हो, एक फ्लिप फ्लॉप का जितना प्रोपोगेशन है उतना ही टोटल फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले टाइम होगा। तो यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप हैं लेकिन एक फ्लिप फ्लॉप का 15 नैनोसेकंड है, टोटल भी यहाँ पर 50 ही होगा, चाहे फ्लिप फ्लॉप 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, कितने भी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर ए काउंटर विच हैज़ 14 स्टेबल स्टेट्स फ्रॉम 0000 थ्रू 1101 एंड द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 13 किलो हर्ट्ज। तो इसमें आपको
कोई मुश्किल काम नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है उस इनपुट फ्रीक्वेंसी को आपको डिवाइड कर देना है जो भी स्टेबल स्टेट्स हैं काउंटर की उनसे। तो यहाँ पर 14 स्टेबल स्टेट्स हैं और 30 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास में कैलकुलेटर है यहाँ पर, तो 30 डिवाइड बाय 14, तो ये आपका निकल के आ रहा है 2.14 और किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर था यूनिट, तो ये यूनिट यहाँ पर आ जाएगा किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप्स के लिए है कि जेके फ्लिप फ्लॉप विद जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1 हैज़ ए 10,000 किलोहर्ट्ज़ क्लॉक इनपुट, द क्यू आउटपुट इज। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है अगर जे इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू 1 है तो वो आउटपुट आपका टॉगल करेगा हर एक हाई पल्स के लिए, और टॉगल करेगा यानी कि अगर वो आउटपुट 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोहर्ट्ज़ की अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक क्लॉक आने पर आउटपुट 1 से 0 हुआ, दूसरी क्लॉक आने पर 0 से 1 होगा, यानी कि 2 क्लॉक आने पर आपका जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 1 एक साइकिल कंप्लीट करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज़ की अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आउटपुट जो है उसका हाफ यानी कि 5 किलोहर्ट्ज़ होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ पर, 100 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 है, ए मोड 12 रिपल काउंटर इज डिजाइन विथ 4 जेके फ्लिप फ्लॉप्स ए बी सी एंड डी प्रोवाइडेड विथ क्लियर इनपुट, द इनपुट क्लॉक इज गिवन a flip-flop A and output is taken from the flip-flop D. In order that this circuit function is mode 12 counter, the NAND gate input should be. The NAND gate input should be. तो होता क्या है कि ये मोड 12 रिपल काउंटर है। नॉर्मली हम फ्लिप फ्लॉप की संख्या देख करके बता सकते हैं कि कोई फ्लिप फ्लॉप जो है मैक्सिमम वो कहाँ तक काउंट करेगा। तो इस पर्टिकुलर में हमारे पास में मोड 12 दिया हुआ है। मोड 12 से हमारा मतलब सिंपल सा है कि ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है ये 0 से लेकर के 11 तक काउंट करेगा, यानी कि टोटल काउंट जो है इसके 12 होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको मोड 12 नाम दिया है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है मोड 12, क्योंकि ये 12 तक काउंट करेगा। अब ये काउंट क्या क्या होंगे इसके, तो इसमें क्लियरली दिया गया है कि जो आपका ए है, बी है, सी है और डी है, उसमें आपका 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0। उसके बाद में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। फिर है आपका 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1, और उसके बाद में है 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 और 1। तो अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू चेक करें तो डेसिमल वैल्यू में ये आपका 1, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि टोटल काउंट करना है इसको 12 काउंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जीरो शामिल है, यानी कि अगर हम डेसिमल में देखें तो 0 से लेकर के 11 तक ये काउंट करेगा, उसके बाद में ये काउंट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा काउंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो पहले तो आप देखिए कि अगर n जो है, कैपिटल N जो है वो आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है,
तो टोटल नंबर जो वो काउंट करेगा आपका काउंटर वो कितना होगा, 2 टू द पावर n तक जाएगा। तो यदि आपके पास में सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, यदि आपके पास में सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप है तो वो जो एक फ्लिप फ्लॉप है आपके पास में वो मैक्सिमम आपका 2 तक तो n फ्लिप फ्लॉप है तो जो मैक्सिमम काउंट होगा वो आपका 2 टू दी पावर n तक होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो मोड 12 काउंटर है आपका वो 2 टू दी पावर 3 अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 8 आता है, यानी कि ये 8 तक काउंट करेगा, इसलिए हमको 3 से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। 4 के लिए देखें, 4 फ्लिप फ्लॉप जो है वो काउंट करेंगे 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 तक, तो हमको एक तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स में हमको काउंटर जो है वो इस तरह से बनाना है कि इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपका जो काउंटर है वो सिर्फ 11 तक काउंट करे, 0 से लेके 11 तक काउंट करे और फिर रीसेट हो जाए। रीसेट हो जाए यानी कि वापस उसकी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ट्रांजिस्टर्स दिए हुए हैं, जो फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं, मान लीजिए कि ये हमारा ए फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा बी फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा सी फ्लिप फ्लॉप है और डी है। यहाँ पर हम आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो है इसमें इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। बाकी सर्किट और भी इसमें एडिशनल है, उसको मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में जिसमें कि काउंटर्स के बारे में दिया गया है वहाँ पर आप इसको आसानी से देख सकेंगे कि ये काउंटर किस तरह का होता है, रिपल काउंटर। तो यहाँ पर हमारे पास में इस टेबल को अगर हम देखें तो 11 तक काउंट करेगा, ये 11 तक काउंट करेगा, यानी कि ये 1011 यहाँ तक ये काउंट करेगा। इसके बाद में जैसे ही ये अगली पल्स आएगी तो जो सी और डी ट्रांजिस्टर हैं वहाँ पर आउटपुट आपका 11 आ जाएगा, वहाँ पर आउटपुट जो है वो 11 आ जाएगा। तो ये आउटपुट जो आ रहा है 11, ये आउटपुट आपका एक एंड गेट को जाएगा, एंड गेट को जाएगा, सॉरी नॉट एंड गेट, नैंड गेट को जाएगा, ठीक है, नैंड गेट को जाएगा। तो ये आपका हाई, चूँकि ये अगली पल्स में हाई हो जाएगा और हाई होते ही ये इसको जाएगा, तो यहाँ पर जो है 0 आपको मिलेगा। और ये 0 जब आपको मिलेगा तो ये वापस आपको इसमें दिया हुआ है यहाँ पर क्लियर बटन के लिए, तो यहाँ पर भी ये 0 जो है, ये बबल बना रहा हूँ यानी कि ये इन्वर्ट होगा सिग्नल, तो 0 जाएगा और यहाँ पर आएगा 11 के रूप में, यानी कि क्लियर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और क्लियर एक्टिव हो जाएगा यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपका एक तरह से हम कहें कि ट्रांजिस्टर है, ये आपका रीसेट हो जाएगा 0 पर। ये पूरा का पूरा जो, सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाएगा 0 पर, यानी कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर सभी फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट में आपको 0 दिखाई देगा, न कि 1100। तो इस तरह से ये मोड 12 काउंटर जो है सी और डी पर अगर हम एंड गेट से को इनपुट देते हैं सी और डी से, तो ये आपका मोड 12 काउंटर बन जाएगा रिपल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही है। उसके बाद में 102 की अगर हम बात करें तो टू सीरियली शिफ्ट ए बाइट ऑफ डेटा इनटू ए शिफ्ट रजिस्टर देयर मस्ट बी। तो यहाँ पर दिया हुआ है बाइट, बाइट और बिट, बिट यानी कि 1 डिजिट, बाइट यानी कि 8 डिजिट। सीरियली शिफ्ट रजिस्टर है तो एक क्लॉक पल्स एक डिजिट को शिफ्ट करेगी, इसलिए एक बाइट को शिफ्ट करने के लिए हमको 8 पल्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 8 क्लॉक पल्सेस हमको जरूरत लगेगी, इसलिए 102 का जो आंसर है वो सी सही है यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103 है, द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन ए 4 बिट डीए नेटवर्क ऑफ वेटेड रजिस्टर टाइप। तो 4 बिट है, 4 बिट है तो आपको 4 रजिस्टर ही मिनिमम आपको चाहिए होंगे उसके अंदर, वेटेड रजिस्टर टाइप के डीए कन्वर्टर के अंदर, ठीक है।
और ये 4 बिट के रजिस्टर्स कौन से होंगे, एक रजिस्टर होगा आपका जिसकी वैल्यू R है, तो दूसरे की R/2 होगी, तीसरे की R/4 होगी, चौथे की R/8 होगी। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपकी चेंज होती जाएगी रजिस्टेंस की। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 104 है, द एरर इन ए DA कन्वर्टर में बी काज्ड ड्यू टू। तो ये आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि हमने ऑलरेडी कह दिया है कि आपका जो वेटेड रजिस्टर है वो वेटेज रजिस्टर आपका काम तब करेगा जबकि आपके पास में यहाँ पर चार रजिस्टर होंगे। अगर इसको आप दे रहे हैं मान लीजिए R, यहाँ पर एक रजिस्टर और है, इसको वैल्यू देना पड़ेगी R/2। उसके बाद में एक रजिस्टर और है, इसको देना पड़ेगी R/4। उसके बाद में एक रजिस्टर और है, उसको वैल्यू देना पड़ेगी R/8। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आपका वो आपका डिजिटल टू एनालॉग आउटपुट होगा। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये रजिस्टर अलग है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होगी, ये रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होगी और ये रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा वो गलत हो सकता है क्योंकि चार रजिस्टर हैं और चारों ही रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है। रजिस्टेंस जब फैब्रिकेशन होता है इनका, तो इन रजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ न कुछ टॉलरेंस दिया हुआ रहता है कि प्लस माइनस इतनी वैल्यू में चेंज इसका हो सकता है। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो 100 ओम का नहीं होकर के 100 प्लस माइनस 0.005 ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू रजिस्टर्स की नहीं होती है, इसलिए आउटपुट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उस आउटपुट को भी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रजिस्टेंस और नॉट एग्जैक्ट। तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा एरर आउटपुट में यहाँ पर आएगी। इसलिए वेटेड रजिस्टर की जगह R2R लैडर नेटवर्क एक होता है, उसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सिर्फ एक ही टाइप के रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, इसलिए उनमें जो एरर मार्जिन होता है वो घट जाता है। तो ये वेटेड टाइप में एक डिसएडवांटेज होता है कि जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें लगेंगे, जितने ज़्यादा इनपुट का हमको वेटेड नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें जो DA कन्वर्टर है उसके अंदर एरर आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 104 का। उसके बाद में 105 की अगर हम बात करें तो ये रैम से जुड़ा हुआ है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर कोई डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड नहीं होता है। रैम तभी तक काम करती है जबकि आपकी पावर ऑन रहती है। जैसे ही पावर ऑफ की, रैम से जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है और पहले से ही इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं होते हैं। तो न्यू डेटा आर रिटर्न एट द तो यहाँ पर ऑप्शन है कि डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे जब पावर ऑफ हो जाएगी, या फिर जो पुराना डेटा है वो इरेज होकर के नया डेटा वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ए और सी दोनों ही सही है इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 106 है उसमें आपको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है। ये सर्किट का हम बहुत बार देख चुके हैं कि फीडबैक सर्किट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और ये जो फीडबैक है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से फीडबैक लिया है वोल्टेज का और पैरेलली इसको वापस इनपुट में दिया है, यानी कि ये वोल्टेज शंट फीडबैक का एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो है 106 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फीडबैक चार तरीके से हम दे सकते हैं: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट शंट फीडबैक और करंट सीरीज फीडबैक। इनके बारे में भी जो डिटेल सर्किट डिज़ाइन है वो आपको बॉयल स्टेट की बुक में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। उसको आप पढ़िए, थोरोली पढ़ लीजिए उस बुक को क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट मिलेगी।
जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में या फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आपकी आएगी हायर लेवल में, उनमें मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 106 को भी एंड करते हैं और इसी के साथ में आज के इस लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को हम कवर करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने बीच में स्किप किया है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस लेक्चर से आपको थोड़ी मदद मिलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर की श्रृंखला शुरू की गई है, ये सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए है, आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है कि किस तरह से, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन आपको जाना है, डिटेल आपको पढ़ना है, इसलिए कि क्वेश्चंस मॉडिफाई होके आ जाते हैं और क्वेश्चंस अगर मॉडिफाई होके आते हैं तो आप उनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत थोरोली उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, आपने बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा हुआ है, न सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है बल्कि आपने बहुत ही स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया हुआ है। तो रॉबर्ट बॉयलस्टेड की बुक का नाम मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बुक जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के लिए, और इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से दिए ही हैं, साथ ही साथ में इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत बढ़िया रहेगी। इसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। वो बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो बुक है वो अनिल के मैनी की बुक है। नाम है ऑथर का अनिल के मैनी, MAINI, अनिल के मैनी, और ये वाइले पब्लिकेशन की बुक है। बुक का टाइटल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिए, मिल जाएगी ये आपको लो प्राइस एडिशन में, और अच्छी बुक है। इस बुक को भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल में कीजिए। तो दो बुक मैं आपको यहाँ पर आज के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। एक तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल के मैनी, वाइले पब्लिकेशन की है, और एक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स बाय रॉबर्ट बॉयलस्टेड। तो ये दोनों बुक्स आपको काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा कोई और बुक्स की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फर्दर लेक्चर्स में जब क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से तो हम देखेंगे कि कौन सी बुक और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिलहाल आप इन दो बुक्स को अच्छे से पढ़िए। तो अब आज का लेक्चर मैं इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।